जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पाथ टू अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ये जो है हमारी इंडियन पॉलिटी की तीसरी वीडियो है, जिसके अंदर हम प्रियम्बल और शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। और ये पूरी सीरीज ऐसे ही चलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सी ए पी एफ सी डी एस और एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस सीरीज से आप जुड़ जाइए और इसे पूरा देखें। और आपके जो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है उसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। और मैंने भी सी ए पी एफ और सी डी एस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। और इसके अंदर जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है उसके अंदर जो है मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस को जो है करेक्ट किया है। सो मैंने उसी के बेसिस पे इस सीरीज को प्लान किया है। सो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, इसे पूरा जरूर देखें। शुरुआत करते हैं। अगर हम प्रियम्बल की बात करें, प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? प्रियम्बल का मतलब होता है किसी भी रिटन सोर्स या बुक का जो इंट्रोडक्शन या प्रीफेस वाला पार्ट होता है उसे हम प्रियम्बल कहते हैं। हिंदी में प्रियम्बल को प्रस्तावना कहते हैं। और सिमिलरली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है या फिर प्रीफेस हम कह सकते हैं, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं। अगर मैं इस प्रियम्बल को आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So ये जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, जिसके बारे में आज हम जो है डिस्कस करेंगे। और जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें बनती है उन सब के बारे में बात करेंगे। इसमें अब जो है हम ये जो टर्म्स हैं इनके बारे में बात करेंगे, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, जिनको हम बहुत इजी लैंग्वेज में जो है इस वीडियो के अंदर समझेंगे। सबसे पहला जो टर्म है वो हमारा है सोवरेन। यहाँ पर जो सारे टर्म्स हैं ये इंडिया को डिस्क्राइब करते हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिया कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है। सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो है सोवरेन। सोवरेन को हम संप्रभुता भी कहते हैं हिंदी के अंदर। अगर मैं सोवरेन का आपको सिंपल सा मीनिंग बताऊं तो वो ये है कि कोई भी ऐसा देश जो इंडिपेंडेंट हो और उसके ऊपर कोई भी कंट्री का डोमिनियन स्टेटस ना हो, उसे हम सोवरेन कहेंगे। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद हो, उसके इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स किसी दूसरे देश से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। इन्फ्लुएंस्ड जैसे या तो किसी के प्रेशर में आके वो जो है अपनी पॉलिसीज ना बनाए, सो उसे हम सोवरेन कहेंगे। एक तरह का कंप्लीटली आजाद देश जिसमें किसी भी दूसरी कंट्री का प्रेशर ना हो उसकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर या फिर उसके एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स के अंदर। ये है संप्रभुता का मतलब। फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारी सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। और अगर मैं इसकी बात करूं, आपको ब्रीफ में बताऊं, इंडिया के अंदर जो सोशलिस्ट टर्म होता है यूज वो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। लोकतांत्रिक समाजवाद। सो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इंडिया के अंदर यूज होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी सोसाइटी है उसके अंदर इक्वल राइट्स होने चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। मतलब कोई भी व्यक्ति ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप ना हो जाए या फिर वो ज्यादा रिसोर्सेज को अपने पास सेंट्रलाइज इकट्ठा ना कर ले, तो वो मतलब होता है सोशलिस्ट का। बट इंडिया के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा अलग है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट यूज होता है। और इसी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट में जो है अगर हम बात करें, जो हमारे एलपीजी हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स है, इसके अंदर भी जो है इंडिया की जो इकोनॉमी है ये पूरे वर्ल्ड के लिए खोल दी गई थी। और इसके अंदर जो है सोशलिस्ट टर्म जो है कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि सारे रिसोर्सेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही ओन करेगी, और या फिर सारे रिसोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सेंट्रलाइज होंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं होंगे। बट जैसे जैसे एलपीजी आया या उसके समय के साथ और विकास हुआ, इसमें दूसरी जो है
कंपनीज का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, और सोशलिस्ट टर्म है जो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता गया, मतलब खत्म होता गया, सोशलिस्ट स्टेटस जो है इंडिया का कम होता गया। सो है, ये है सोशलिस्ट के बारे में। इंडिया कैसा सोशलिस्ट है? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। फिर आती है बात सेक्युलर की, पंथ निरपेक्ष। सेक्युलर की अगर हम बात करें तो सेक्युलर का जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में मीनिंग है वो ये है कि इंडिया जो है किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी के सामने जो है न्यूट्रल स्टांस रखेगा अपना, और कोई भी रिलेशन नहीं होगा स्टेट का और रिलीजन का। सो ये जो है धर्मनिरपेक्ष के टर्म में अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर ये टर्म नहीं यूज किया जाता। इंडिया में जो यूज किया जाता है वो है पंथ निरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष वाला जो सिस्टम है वो वेस्टर्न कंट्रीज का है, इंडिया का जो है वो पंथ निरपेक्ष है। और इसके अंदर जो है हम अगर बात करते हैं तो जो स्टेट की गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कोई रिलेशन नहीं होगा रिलीजन के साथ, और ना ही जो है किसी रिलीजियस एक्टिविटी को सपोर्ट करेगी। ये सेक्युलर का मतलब हो गया। फिर है जो है डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक, हिंदी में अगर इसको हम कहेंगे लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक का मतलब यही होता है कि जितने भी सारे लोग हैं उनको जो है अपना लीडर चुनने का जो है मौका मिले, और जो है वोटिंग सिस्टम वो इलेक्ट कर सकें अपने लीडर को। इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों है? क्योंकि इंडिया की जो लोग हैं वो खुद लॉज नहीं बनाते हैं, उनके द्वारा इलेक्टेड लोग जो है एक असेंबली में बैठते हैं और वहां पर बैठ के इंडिया के लोगों के लिए और इंडिया के लिए लॉज बनाते हैं। इसीलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल लें वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो देश है यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कंप्लीट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है लॉज बनाने में उसकी कंट्री के लिए। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके दो रीजंस है, और दो रीजन में जो पहला रीजन है वो ये है कि इंडिया जो है एक ज्योग्राफिकली दो रीजन है। एक पहला पॉपुलेशन, जनसंख्या। दूसरा है ज्योग्राफिकल स्प्रेड, भौगोलिक विस्तार। ज्योग्राफिकल स्प्रेड। पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, इसमें पॉसिबल नहीं है एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का होना। और ज्योग्राफिकल स्प्रेड में जो बात करें, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसके अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का होना पॉसिबल नहीं है। अगर वैसे ही जो स्विट्जरलैंड है या फिर जितनी काफी यूरोपियन कंट्रीज है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहां पर जो लैंड एरिया है वो भी कम है और जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो भी कम है, जिसकी वजह से जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। फिर जो हम बात करते हैं वो है रिपब्लिक, गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि हेरिडिटरी। सिंपल सा मीनिंग है। अगर बात करें चाइना की, चाइना के अंदर जो है इलेक्टेड नहीं है हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है वो जो है इलेक्टेड नहीं है, और हेरिडिटरी जो हम कह सकते हैं शायद होंगे फ्यूचर में। रशिया की बात कर लेते हैं हम, ये भी इलेक्टेड नहीं है। सो ये जो एग्जांपल्स हैं ये हैं नॉन रिपब्लिक कंट्रीज के, जहां पर जो कंट्रीज है वो रिपब्लिक नहीं है। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। हमारे देश के जो हेड प्रेसिडेंट साहब है वो इलेक्टेड होते हैं, उनको जो है इलेक्ट किया जाता है, ना कि वो जो है हेरिडिटरी रूप से है। सो ये है रिपब्लिक का मीनिंग। फिर जो बात आती है वो है जस्टिस। जस्टिस तीन प्रकार का है, वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अगर मैं बात करूं सोशल की, तो सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसे हम सोशल जस्टिस कहेंगे। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करूं तो कोई भी देश के अंदर अमीर या गरीब के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, किसी और देश का नहीं बात करेंगे, इंडिया के पर्सपेक्टिव। तो इंडिया के अंदर जो है इकोनॉमिक और
इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर जो है अमीर और गरीब के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये हमारे देश की विशेषताएं हैं। फिर जो है पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल मतलब यहाँ पर जो है सबको राइट टू वोट है, सबको वोट देने का अधिकार है, अपना लीडर चुनने का अधिकार है। और जो है हर क्लास के लोगों को इलेक्शन में खड़े होने का भी अधिकार है। सो ये पॉलिटिकल उसकी बात हो गई जस्टिस की। फिर जो है नेक्स्ट हम टर्म है वो है लिबर्टी, स्वतंत्रता। इंडिया के अंदर जो लिबर्टी हम यूज करते हैं वो है एब्सोल्यूट, नहीं एब्सोल्यूट नहीं है, नॉन एब्सोल्यूट है, नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का और क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट लिबर्टी। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जैसे एक्सप्रेशन की बात की जाती है, आप कुछ बोल सकते हो, पर आप ये नहीं है कि आप कुछ भी अपशब्द बोल सकते हो, कुछ भी उल्टा बोल सकते हो। जैसे कि आप जो है पूरे कंट्री के अंदर कहीं पे भी जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, बट उसके अंदर जो है आपकी लिबर्टी ये है कि आप कुछ रीजन्स के अंदर नहीं जा सकते। जैसे कुछ आइलैंड्स हैं अंडमान और निकोबार के, और कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ नहीं जा सकते। सो यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट लिबर्टी है, आप कुछ भी कर सकते हो, कहाँ भी जा सकते हो और कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी जो है चीजें कर सकते हो, ऐसा नहीं है। नॉट एब्सोल्यूट, लिबर्टी है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। नेक्स्ट है इक्वलिटी, समानता। सबको समान अधिकार है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो फिर कास्ट के बेसिस में हो, कलर के बेसिस पे हो, रेस के, रिलीजन के, सेक्स के बेसिस पे, कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा इंडिया के अंदर। सब जो है समान, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। सो ये हो गया। फिर जो है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारे के साथ, सब भाईचारे के साथ रहेंगे। और फ्रेटर्निटी, सो यहाँ पर देख सकते हैं, टू प्रोमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, सबके बीच में जो है भाईचारा का बढ़ावा देना चाहिए, भाईचारा को बढ़ावा देना चाहिए, बंधुत्व को बढ़ावा देना चाहिए। सो ये हो गया फ्रेटर्निटी। फिर इसके बाद में जो है एक टर्म है इंटीग्रिटी, अखंडता। अखंडता हो गया। सो ये सिंपल सा मीनिंग है इंटीग्रिटी का। ये सारे टर्म्स हमने बात कर लिए। उसके बाद में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अ, उसको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एडॉप्ट एनैक्ट और दे दिया प्रियम्बल को। सॉरी, ये जो प्रियम्बल है इसको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है एडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को। ये डेट जो है इसके अंदर लिखी हुई है। आगे हम इसके अंदर एक और डेट है उसकी बात करते हैं। जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार जो डेट है वो है मृगशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमा 2006। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मृगशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी। ये डेट हिंदू कैलेंडर के अनुसार है। ये भी कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, सो आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। मृगा शीर्षा शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006। ये जो है हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसकी बात की है। इसी के अंदर कुछ और जो है हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। 46 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर क्या हुआ कि, अगर मैं आप सबसे पहले कहूंगा कि इन दोनों को प्रियम्बल्स को आप एक बार पढ़ें, और इनमें जो है कुछ डिफरेंसेस हैं, 3 वर्ड्स का डिफरेंसेस है, वो आप जो है ढूंढें। एक बार वीडियो को पॉज करके आप देखें। अगर आपने ढूंढ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर जो एक टर्म है सोशलिस्ट,
सेक्युलर और इंटीग्रिटी। यहां पर ये टर्म नहीं है और यहां पर जो है इंटीग्रिटी। सो इन तीन टर्म्स को सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इन तीन टर्म्स को जो है इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में आगे हम जो है अमेंडमेंट्स वाले सेक्शन में बात करेंगे। सो ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था प्रियम्बल के अंदर, जिसके बारे में हमने बात की। एक जो है इसके अंदर अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल, इंग्रेडिएंट से आप समझ गए होंगे किसी भी अगर जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी चीज है हमारे पास, उसके अंदर जो छोटे छोटे सामान हैं तो उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। या फिर जैसे हम कोई डिश की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर हम जो छोटी छोटी चीजें जैसे कैशू डाल देते हैं, आलमंड्स डाल देते हैं, तो उनको जो हम ऐड करते हैं वो उसके इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं। तो वैसे ही जो प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन है हमारे, ये वाला द पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स कौन है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अंदर जो है द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो है हमारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन जो हमारा इंडिया का स्टेट है, इंडिया जो है उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। यहां पर जो स्टेट टर्म यूज किया जा रहा है वो देश के लिए किया जा रहा है, राष्ट्र के लिए किया जा रहा है, ना कि राज्य के लिए। सो इसे आप ध्यान में रखें, स्टेट जो टर्म है यहाँ पर राष्ट्र के लिए यूज किया जा रहा है, ना कि राज्य। जो हमारे जैसे स्टेट्स की बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनके लिए नहीं किया जा रहा, राज्य के लिए राष्ट्र के लिए किया जा रहा। सो ये जो है सोशलिस्ट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सो ये जो है चार हमने बात की जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है उनके बारे में। जो भारत राष्ट्र है ये किस प्रकार का राष्ट्र है, ये एक सोशलिस्ट राष्ट्र है, ये एक सोवरेन राष्ट्र है, ये एक डेमोक्रेटिक है, ये एक रिपब्लिक राष्ट्र है। सो ये सारी बातें। अगर सबसे पहले की बात करें हम सोशलिस्ट, सोशलिस्ट हम कैसे हैं, हम लोग समाजवादी हैं, तो उसके बारे में हमने बात की थी, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। फिर जो है सोवरेन, सोवरेन कैसे, संप्रभुता, हम जो है किसी भी दूसरे कंट्री के जो है अंडर में नहीं आते, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और कोई भी हमारा ऊपर डोमिनियन स्टेटस नहीं है। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, तो हम जो है एक लोकतांत्रिक देश है। रिपब्लिक, जो है हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो जो है इलेक्टेड है, ना कि जो है हेरिडिटरी है। सो ये जो है हमारा नेचर है इंडियन स्टेट का। फिर नेक्स्ट जो है हमने बात की थी, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिख देता हूं यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें है पहला जस्टिस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस देता है, लिबर्टी देता है, इक्वलिटी, समानता के अधिकार देता है, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। सो ये जो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड पार्ट है। फिर उसके बाद में जो है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वो जो है हमारी, हमने जैसे बात की थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन, वो डेट है हमारी 26 नवंबर 1949। सो ये हमने इंग्रेडिएंट्स की बात की। पहले में जो हमने इसकी बात प्रियम्बल जो स्टार्टिंग के अंदर द पीपल ऑफ इंडिया, फिर हमने ये जो इंडिया के टर्म्स है सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनके बारे में बात की। फिर हमने जो इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है हम जस्टिस है, जस्टिस देता है इंडिया, और जस्टिस है इंडिया के अंदर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। फिर जो है एडॉप्शन, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया, वो है 26 नवंबर 1949। सो ये जो है हमने बात की इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। सो नेक्स्ट जो है हम कुछ केसेस की बात करते हैं। सबसे पहला, अब जैसे इस केसेस की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ। जैसे कि जो हमारा प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है, तो इसमें कुछ बाद में कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, और जिसे जो है समय के साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने डिसीजंस दे के क्लैरिफाई किया। जैसे कहा जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, तो उसको जो है सबसे पहले हमारा जो बेरूबारी केस हुआ 1960 के अंदर। बेरूबारी जो है एक जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो बाद में जो है जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान है, जो आज के समय में बांग्लादेश है, उसको दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो जब ये दिया गया, तो जो है किसी ने, कोई व्यक्ति कोर्ट में पहुंचा और उसने कहा कि जो हमारा सोवरेन वाला प्रियम्बल का पार्ट है उसके अनुसार तो हमें किसी भी दूसरे देश पे जो है वो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो हमने ये पार्ट क्यों दे दिया उसको। तो उसके बाद में जो है बेरूबारी केस हुआ 1960 के अंदर, और इस केस के अंदर जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इसने कहा कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सो इसने स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो ये आप सिंपल सा लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। और ये जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इससे आसानी से नोट्स बना सकते हैं, और बाद में आपको इससे रिवाइज करने में जो है बहुत आसानी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे, और इसी प्रकार से जो आने वाली वीडियोस हैं उनको आप इजीली देख पाएंगे। सो ये हमने की बेरूबारी केस की बात, जिसके अंदर जो है प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बताया गया। फिर जो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है। इसके अंदर भी सेम बात कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये दो केसेस की बात की। एक तो है बेरूबारी केस 1960, फिर जो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967। इन दोनों केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इनके बाद में केशवानंद भारती केस आता है, और इस केस के अंदर भी जो है, इस केस के अंदर कहा गया कि जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट ये जो है नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब कोई भी व्यक्ति इसके जो टर्म्स है उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है, क्योंकि ये इसके बेसिस पे कोई जस्टिस नहीं होगा। जैसे सोवरेन की हमने बात की थी, जो बेरूबारी वाला केस था, तो उसके अंदर जो है लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि किस जो है हक से जो इन्होंने उसको दे दिया, क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो जो सोवरेन टर्म है इंडिया का वो कहाँ गया। तो उसके बेसिस पे जो है ये कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है। फिर जो है यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995, इसके अंदर भी कहा गया जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट है, बट नॉन जस्टिसिएबल है, बट नॉन जस्टिसिएबल है।
सो ये हमने 4 केसेस की बात की। सबसे पहला बेरूबारी केस 1960, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, केशवानंद भारती केस 1973, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ वर्सेस LIC ऑफ इंडिया 1995। तो ये 4 केसेस थे। इनमें जो फाइनल निष्कर्ष निकल के आया वो ये था कि प्रिएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बट नॉन जस्टिसिएबल है। सो ये हमने प्रिएम्बल के अंदर जितने भी पर्सपेक्टिव्स थे इनकी बात की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ जो हमारे हिस्ट्री के अंदर कुछ लोग रहे हैं जिन्होंने प्रिएम्बल को अलग अलग नेम्स के साथ जो है डिस्क्राइब किया या फिर अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं प्रिएम्बल के लिए। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो दिया गया है NA पालखीवाला द्वारा। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय NA पालखीवाला। फिर कहा गया है कि प्रिएम्बल इज हॉरोस्कोप, मतलब जन कुंडली ऑफ आर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये बात KM मुंशी द्वारा कही गई। KM मुंशी ने प्रिएम्बल को कहा कि ये एक हॉरोस्कोप है ऑफ आर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर द प्रिएम्बल टू आर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ये बात कही गई सर अल्लाडी कृष्ण स्वामी। सर अल्लाडी कृष्ण स्वामी ने कहा है कि द प्रिएम्बल टू आर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। फिर कहा गया है कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल को, और ये TT कृष्णमाचारी ने कहा है। TT कृष्णमाचारी इन्होंने जो है प्रिएम्बल को कहा है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात सर अर्नेस्ट बार्कर ने कही है। अर्नेस्ट बार्कर। नेक्स्ट जो है द प्रिएम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ प्रॉपर यार्ड स्टिक with which one can measure the worth of the worth of the constitution। so ये बात जो है ठाकुर दास भार्गव ने कही है, इन्होंने कही है ठाकुर दास भार्गव। ये जो है हमारा प्रिएम्बल वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। पूरी जो है हमने डिटेल से इस सेक्शन को किया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी प्रिएम्बल की। प्रिएम्बल जो है किसी भी बुक का जो है एक इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस वाला पार्ट होता है, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी ये एक प्रीफेस इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें कुछ टर्म्स है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। सोवरेन का मतलब होता है कि जो देश संप्रभु हो, और सोशलिस्ट के बाद में जो समाजवादी हो। इंडिया में जो है डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर जो है लोकतांत्रिक। फिर जो है रिपब्लिक, रिपब्लिक हो गया गणतंत्र, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी, नॉट एब्सोल्यूट लिबर्टी, इक्वलिटी, समानता, और फ्रेटर्निटी जो है बंधुत्व, और इंटीग्रिटी, अखंडता। फिर जो हमने बात की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल के अंदर जो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिएम्बल, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें द पीपल ऑफ इंडिया जो है हमारे सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर जो है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कैसा है इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट एक सोशलिस्ट स्टेट है, और सोवरेन स्टेट, और डेमोक्रेटिक, और रिपब्लिक स्टेट है। ये हमने इसमें बात की थी। और फिर जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंग्रेडिएंट्स के अंदर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी।
फिर जो है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। ये जो है 4 इंग्रेडिएंट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर जो है हमने एक 42nd अमेंडमेंट 1976 के बारे में बात की थी, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें जो है 3 नए शब्द प्रियम्बल के अंदर जोड़े गए, और वो 3 नए शब्द थे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, जिनको हमने जो है प्रियम्बल में जोड़ा था। और ये डिफरेंस आप दोनों प्रियम्बल्स में देख सकते हैं, ये पुराना वाला है और ये नया वाला है। फिर बेरूबारी केस था, जिसके अंदर कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। 1967 की बात। इसमें आपको सिंपल यही याद रखना है कि किसमें क्या बात कही गई थी और उसका ईयर। फिर जो है केशवनंद भारती केस इस 1973, इसके अंदर कहा गया था प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बट नॉन जस्टिसएबल है। फिर यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया 1995, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉन जस्टिसएबल। सो ये प्रियम्बल वाला सेक्शन है जिसे हमने जल्दी से रिवाइज भी कर लिया। और फिर ये जो है टर्म्स है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एन ए बाल्की वाला। प्रियम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, के एम मुंशी। हॉरोस्कोप मतलब जन्म कुंडली। The preamble to our constitution expresses what we had thought or dreamed so long. Sir Aladi Krishna Swamy. It is the soul of the Indian Constitution. T. Krishnamachari. Preamble is the keynote to the Constitution. Sir Ernest Barker. फिर जो है द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की और टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ प्रॉपर यार्डस्टिक टू विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया था ठाकुरदास भार्गव द्वारा, इन्होंने कहा था। सो ये हमने प्रियम्बल की बात की। अब 1 मिनट का ब्रेक लेकर हम शुरू करते हैं शेड्यूल्स। सो वेलकम बैक। शुरू करते हैं शेड्यूल्स। अगर शेड्यूल्स की बात करें, शेड्यूल का मतलब क्या होता है? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसी के अंदर क्यों नहीं इंक्लूड कर दिए शेड्यूल? आर्टिकल्स इतने सारे वैसे ही बनाए थे, तो 12 तो शेड्यूल थे, इनको भी क्यों नहीं इंक्लूड कर दिया? सो शेड्यूल्स क्या है कि एक एडिशनल डिटेल है जो आर्टिकल्स में ऐड नहीं की गई, मेंशन नहीं की गई। सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें अलग नहीं है। एडिशनल डिटेल है जिनको आर्टिकल्स के अंदर ऐड नहीं किया गया। अगर हम बात करें शेड्यूल्स को कहां से लिया है हमने, ये हमने लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है हमने शेड्यूल्स को लिया है। इसी से हमने जो है 70% ऑफ आर जो कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं यहीं से हैं। सो 1935 एक्ट से लिया। इसके अंदर जो थे 10 शेड्यूल थे, बट हमने जो है इसमें से 8 ही लिए, और बाद में हमने इनको जो है 12 में कन्वर्ट कर दिया और 4 शेड्यूल नए ऐड कर दिए, जिनको हम समय के साथ साथ जो ऐड हुए हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। पहला जो शेड्यूल है वो बात करता है नेम एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसके अंदर ये कहता है कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। अब इनका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है और इनका जो नाम है वो इस शेड्यूल के अंदर आता है। सिंपल सा शेड्यूल है, कुछ इसमें कुछ अलग नहीं है। फिर है सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल के अंदर ये है कि एक्सपेंसेस, जिसे हम अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, इमोल्यूमेंट्स कहते हैं, चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें थोड़ी सी बातें हैं जो हम करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किन किन की जो है एक्सपेंसेस इसके अंदर आते हैं। अगर हम सेंटर की बात करें, और इस तरफ मैं स्टेट लिख देता हूँ, स्टेट। सेंटर के अंदर जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और स्टेट के अंदर ऑब्वियस सी बात है उनकी जगह पे गवर्नर आ जाएंगे।
गवर्नर। और फिर जो है राज्यसभा के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। और सिमिलरली जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, इसके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। इनके आप नोट्स बना लेंगे साथ साथ, तो आपके लिए काफी आसान होगा रिवाइज करना बाद में। फिर जो है इसके अंदर लोकसभा, और लोकसभा के अंदर स्पीकर और डेप्टी स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर। अब अगर हम स्टेट में बात करें तो कुछ स्टेट्स, मतलब एक 6 स्टेट्स हैं जिनके अंदर जो है विधानसभा भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी विधान परिषद कहेंगे इसे हम। विधानसभा जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इसके अंदर जो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, दरअसल थोड़ा सा जल्दी लिखने की वजह से हैंड राइटिंग बिगड़ रही है, बाकी आई ट्राई टू इम्प्रूव इट। फिर जो है सेंटर के अंदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ एचसी, और सीएजी जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये भी इसी के अंदर आते हैं, सेंटर के अंदर। और स्टेट के अंदर जजेस ऑफ एचसी, हाई कोर्ट, जजेस ऑफ एचसी। सो ये जो है सेकंड शेड्यूल के अंदर बात की गई है एक्सपेंसेस किनके। सेंटर के अंदर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, लोकसभा के चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और सीएजी जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। फिर जो है स्टेट के अंदर वो बात की गई है गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमारे 6 स्टेट्स के अंदर है, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे, उनके जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और फिर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये हमारा सेकंड शेड्यूल हो गया। फिर जो हमारा थर्ड शेड्यूल है वो बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में। किन किन की ओथ और अफर्मेशन, ये उसी तरीके से हम डिवीजन करके करेंगे। सेंटर के अंदर जो है, और फिर जो स्टेट के अंदर जो है, सेंटर के अंदर जो है एमपी कैंडिडेट्स, एमपी कैंडिडेट्स की जो ओथ एंड अफर्मेशन है उनके बारे में। और स्टेट के अंदर जो एमएलए और एमएलसी कैंडिडेट्स हैं, एमएलए मतलब मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी का मतलब है मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कैंडिडेट्स मतलब जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, वो बने नहीं है। और फिर जो है एमपी हो गए। अब ये जो इनमें से जो बन गए उनकी भी ओथ इसी के अंदर है। और वही वही स्टेट के अंदर जो एमएलए बन गए या फिर एमएलसी बन गए, उनकी ओथ भी यहीं पे ही है। पहले इलेक्शन के लिए गए थे, जो बन जाते हैं उनकी ओथ भी वही होती है। यही ओथ होती है इसी शेड्यूल के अंदर। फिर जो है यूनियन मिनिस्टर्स, और इस तरफ जो है स्टेट राज्य के मिनिस्टर्स। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, और इसके अंदर जो है हमारे एक और एडिशनल सीएजी की ओथ। इनकी ओथ जो सेम होती है, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, सेम
ओथ एज SC जज, सुप्रीम कोर्ट जज। अब इसके अंदर जो हम पहले वाले से बात करें, इसमें कौन इंक्लूडेड नहीं है? हमारे राष्ट्रपति और जो स्टेट के अंदर जो है गवर्नर, ये दोनों इनके अंदर नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि इनके जो है अलग अलग आर्टिकल्स हैं। जैसे अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 60 है, और गवर्नर के लिए जो है आर्टिकल 69 है, सॉरी आर्टिकल 159 है गवर्नर के लिए। सो इन दोनों की बात भी हम जो है आगे जो हमारा यूनियन वाला पार्ट होगा उसके अंदर करेंगे। फिर जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये हमारा शेड्यूल 4 है, जिसके अंदर सिंपल सी बात की गई है कि जो राज्यसभा के अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स है वो इस शेड्यूल के अंदर है। फिर हमारा शेड्यूल 5 के अंदर जो है प्रोविजंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के जो शेड्यूल्ड एरियाज है और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके रिगार्डिंग प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अभी यहां तक का जो एक शॉर्टकट है वो मैंने बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी याद कर सकते हैं। सॉरी, ये गलत हो गया। हाँ, इसका जो शॉर्टकट है वो है टीयर, TEAR। पहले वाले में जो हमने फर्स्ट शेड्यूल में बात की थी वो यूनियन टेरिटरीज की, तो यहाँ पर टेरिटरी से टी। ई से जो हमने एक्सपेंसेस और इमोल्यूमेंट्स की बात की थी, और ए से जो है हमने ओथ एंड अफर्मेशन की बात की थी, और आर से जो हमने फोर्थ शेड्यूल देखा था राज्यसभा के अंदर जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो ये जो है टीयर से आप इनको चार को जो है याद कर सकते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं टीयर का शॉर्टकट। टीयर मतलब आंसू, याद करने का शॉर्टकट है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप बिल्कुल इसे यूज करें, क्योंकि आसानी से ये चार शेड्यूल तो याद हो जाएंगे। फिर जो है फिफ्थ की हमने बात कर ली, सिक्स्थ शेड्यूल की बात करते हैं। प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको भी याद करने का एक शॉर्टकट है, तामेमी आसाम गई। तामेमी मतलब जो है हमारा त्रिपुरा, और मे मतलब मेघालय, और मी मतलब मिजोरम। तामेमी आसाम गई। सो ये हमारा शॉर्टकट है, आप याद कर सकते हैं। इससे जो ये स्टेट्स के नाम याद रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पूछा जा सकता है वो ये होगा कि मेघालय, मिजोरम और एक जो मणिपुर है, इनके अंदर कई बार जो है डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। सो इसके लिए जो है ये आप शॉर्टकट से याद कर सकते हैं, तामेमी आसाम गई। फिर जो है सेवेंथ शेड्यूल है, जो बात करता है हमारी लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उनके बारे में, लेजिस्लेटिव लिस्ट जिन्हें हम कहते हैं। इसके अंदर जो है सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, और वो सब्जेक्ट्स एक बार हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं। जब ये बनी थी तब तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट थे वो 97 थे, और स्टेट लिस्ट के अंदर जो थे 66 थे, और कॉन्करेंट के अंदर 47 है। स्टेट सब्जेक्ट्स का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट होंगे जिनके ऊपर लॉज जो है यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट होंगे जिनके अंदर जो लॉज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स होंगे जिनके अंदर जो है स्टेट और यूनियन दोनों जो है लॉज बना सकते हैं। सिंपल सा मीनिंग है, लॉ मतलब कानून। सो पहले जो है यूनियन, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो 97 सब्जेक्ट पे जो है लॉज बना सकती थी, और स्टेट जो है 66 में, और दोनों जो अगर मिलके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे दोनों के पास ऑप्शन रहता है बनाने का, तो वो 47 सब्जेक्ट्स थे। फिर बाद में इनमें चेंजेस हुए, ये 98 हो गए और ये 59 हो गए, और जो कॉन्करेंट में जो बचे वो 52 हो गए, इसमें एड अप कर दिए गए। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐड किए वो हम देख लेते हैं। और ये जो है हमारा वही 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो अमेंडमेंट है उसी में ऐड किए गए थे।
76 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इसमें जो कॉन्करेंट में पहला सब्जेक्ट डाला गया था वो था फॉरेस्ट, दूसरा सब्जेक्ट था वो है वाइल्ड लाइफ, थर्ड सब्जेक्ट जो था वो मेजरमेंट यूनिट्स, जो हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं ना, वो है मेजरमेंट यूनिट्स। और फोर्थ जो था वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और फिफ्थ जो है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, सॉरी कंट्रोल कंट्रोल हो गया, कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। सो ये जो है चार पांच सब्जेक्ट्स थे जो हटा दिए गए थे स्टेट लिस्ट से, और उनको जो है ऐड कर दिया गया था कंकरेंट लिस्ट में। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मेजरमेंट यूनिट्स, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर। उसके बाद में जो है एट्थ शेड्यूल बात करता है हमारी जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तो जो हमारे पास इतनी लैंग्वेजेस नहीं हुआ करती थी, हमारे पास 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, अब जो है 22 हो गई है। अगर मैं आपको सिंपली इनके नाम बताऊं तो आपको जो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सारी हो जाएंगी ताकि आपको याद भी हो जाएगी। सबसे पहली है असमीज, एसमीज। अब ये जो मैक्सिमम नेम्स होंगे ये इंडियन स्टेट्स के बेसिस पे होंगे, तो इनको जो है आपको डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें जो अलग होंगे वो उनके नाम मैं आपको लिख देता हूँ, ये तो सारे फिर ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल है, इसमें जो है आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा जिसके अंदर सारी लैंग्वेजेस के नाम होंगे। इसमें जो अलग है वो सबसे पहले है उर्दू, जो किसी स्टेट के नाम पर नहीं है। फिर है संस्कृत, भी इसके अंदर है। और उसके बाद में तो नहीं है, ये 14 में से बता रहा हूँ मैं आपको, जो 14 है ना उनमें से है। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, जिसमें जो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके अंदर एक लैंग्वेज ऐड की गई थी। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, सॉरी 1967, उसके अंदर जो है सिंधी लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई थी। और फिर जो है हमारा अगला अमेंडमेंट हुआ 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। इसके अंदर जो है तीन लैंग्वेज ऐड की गई थी। कोंकणी, जो कोंकण वाला रीजन है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात के पास में, यहाँ पर बोली जाती है। मणिपुरी, मणिपुर स्टेट के अंदर। और फिर जो है नेपाली, नेपाली लैंग्वेज भी इसी के अंदर ऐड है। ऐसे कई बार क्वेश्चंस आ जाता है, जैसे सिंधी जो है क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या नेपाली है, तो इसमें जो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि नेपाली तो कैसे हो सकती है, इंडिया के अंदर नेपाल की लैंग्वेज कैसे होगी। सो इसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसके अंदर कुछ लैंग्वेज ऐड की गई। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसमें सबसे पहली थी बोडो, फिर डोगरी, जिसे डोंगरी भी कहेंगे, फिर जो है मैथिली, मैथिली, और जिससे स्पेलिंग में दो करेक्ट स्पेलिंग्स है इसकी, मैथिली। फिर है संथली,
ये लैंग्वेजेस बाद में ऐड की गई थी। 14 थी पहले, तो 14 में जो है ये 8 लैंग्वेजेस ऐड करने के बाद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 हो गई है। इन्हें हमें जो है याद रखना है। सिंधी सबसे पहले 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967। फिर जो है कोंकणी मणिपुरी नेपाली 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। फिर जो है बोडो डोगरी मैथिली संथली 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। ये लैंग्वेजेस बाद में ऐड की गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो हमारा 9th शेड्यूल है, इसमें जो है सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये किसके रिगार्डिंग है, ये पार्लियामेंट्री एक्ट्स जितने भी बने हुए हैं उसकी प्रोटेक्शन करता है जुडिशियल रिव्यू से। जुडिशियल रिव्यू से कैसे प्रोटेक्शन करता है, जैसे कोई पार्लियामेंट्री एक्ट बन गया, उसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दी जो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आनी चाहिए, जिसके लिए आप जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, तो उनको जो है 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया कि जैसे भी कोई लॉ बनाया, गवर्नमेंट चाहती है इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए, तो इसको जो है 9th शेड्यूल में डाल दो ताकि इसमें जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इसके लिए ये 9th शेड्यूल बनाया गया। फिर ये जो है एक्ट्स और रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई व्यक्ति लैंड होल्ड करता है और उसमें जो है रिवेन्यू कलेक्ट करता है, जैसे जो पुराना अंग्रेजों के समय जो चलता था उसको जो है एबोलिश उसका एबोलिशन के बारे में बात कही है जो स्टेट लेजिस्लेचर में है। और उसके बाद में जो पार्लियामेंट के वो लॉज जो कुछ मैटर्स को इंक्लूड करते हैं, स्टेट के तो वो लॉज हो गए, एक्ट्स या रेगुलेशंस हो गए जो लैंड रिफॉर्म्स या फिर जमींदारी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उनके एबोलिशन के बारे में। और पार्लियामेंट ने कुछ मैटर्स जो है इसमें इंक्लूड कर रखे हैं उनके बारे में। फिर जो है एक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, जैसे मैंने बताया कि उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं करवा सकते हो आप। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट चाहती है कि इस एक्ट का जो है इस एक्ट या लॉ का जो जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए उसको जो है इसमें ऐड कर दो, किसमें 9th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दो। बट जब इससे जो है हमारा सॉरी इससे जो है हमारा कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो सकता है, क्योंकि कोई भी लॉ बना के जो है सरकार इसके अंदर डाल सकती है। सो इसके लिए जो है एक किहोतो होलोहन केस आया 2007 के अंदर, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी लॉज जो केशवानंद भारती केस है उसके बाद में इसके अंदर डाले गए उनके ऊपर जो है सरकार या जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। कौन से लॉज, जो केशवानंद भारती केस के बाद में है, केशवानंद भारती केस के बाद में है। और केशवानंद भारती केस की जो डेट है वो है 24 अप्रैल 1973। इससे पहले जो भी लॉज इसके अंदर डाले गए, जो हमारा 9th शेड्यूल है, तो उनके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती सरकार, सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही करते हैं, सरकार नहीं करते हैं, सॉरी फॉर दैट। सो जो 24 अप्रैल 1973 इससे पहले वालों में नहीं कर सकती। इसके बाद में जितने भी जो इसके अंदर डाले गए 9th शेड्यूल के अंदर उनको जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकती है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। अगर कर सकती है तो फिर ये शेड्यूल किस लिए? बट जब एक आपको सिंपल लॉ दिया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, तो उसके अंदर जो जुडिशियल रिव्यू है वो आसानी से हो जाएगा। बट अगर जो शेड्यूल 9 का अगर कोई लॉ है या एक्ट है उसके लिए जुडिशियल रिव्यू की डिमांड हुई है तो उसमें टाइम लगेगा सर। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो सोचने में समय लगेगी, इतना डायरेक्ट नहीं होगा इनका जुडिशियल रिव्यू, इसलिए एक अलग सा शेड्यूल बनाया गया इसके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो हमारा 10th शेड्यूल है, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे हम कहते हैं। ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इसके अंदर अगर मैं आपको बात करूं एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है, कुछ शेड्यूल के अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं जो
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, डिफेक्शन के बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें जो है कुछ चेंजेस किए गए थे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ 2002, और उसमें कुछ चीजें ऐड की गई थी। जैसे सबसे पहली बात जो है इसके अंदर अगर हम करें तो वो ये है कि कोई भी एमएलए या एमपी जो है इलेक्ट होने के बाद में अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है तो उसको जो है क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। एमपी या एमएलए चेंजेस हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन, तो जो है उसकी मेंबरशिप जो होगी वो रद्द कर दी जाएगी। मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी, ये पहली बात होगी। फिर इसके बाद में जो दूसरा प्रोविजन है वो ये है कि इसके अंदर एक जो है हम कह सकते हैं एक्सेप्शन है। अगर 2/3 मेंबर्स हैं किसी तो वो जो है कलेक्टिवली चेंज कर सकते हैं। 2/3 मेंबर्स कलेक्टिवली एक साथ जो है अपनी पार्टी चेंज कर सकते हैं, कैन कलेक्टिवली चेंज पार्टी। सो ये हमने इसमें बात की, फर्स्ट पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर है वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता। इंडिपेंडेंट मेंबर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, कैन नॉट ज्वाइन पीपी पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन की बात हो रही है, ऑब्वियसली बात है, जो भी इंडिपेंडेंट मेंबर है वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता। पर इसमें जो है एक एक्सेप्शन है कि वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, बट कैन सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये हमने इसमें बात की। फिर जो थर्ड है वो ये है कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जैसे हमने देखा है कि जो दोनों हाउसेस के अंदर कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं विद इन 6 months ऑफ दियर इलेक्शन या नॉमिनेशन, यहाँ तो नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपके लिए हेल्प होंगे ये पॉइंट्स को याद करने में। इनसे जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर के अंदर, और इसी की मैं आपको पीडीएफ जो है इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन भेज दूंगा। आप इस टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लें। सो हम ये बात कर रहे थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months of its nomination of his or her nomination। सो ये हमने इस पे बात की। नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी अपनी जो है पार्टी है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसका विप या फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका नहीं फॉलो करती है, नहीं फॉलो करता है कोई भी इंडिविजुअल, मैं लिख देता हूं यहाँ पर जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इफ एनी एमपी और एमएलए violates instructions
ऑफ द विप। विप क्या होता है हम आगे बात करेंगे। एंड द पॉलिटिकल पार्टीज डज नॉट पार्डन विद इन 15 days। सो इसकी बात करते हैं। विप का मतलब होता है कोई भी, अगर हम बात करें, एक टाइप का रिटन ऑर्डर होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, जो कहता है कि जो है इशू किया जाता है जनरली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई वोट के अंदर प्रेजेंट होने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है जो विप इशू किया गया है, तो उसके अगेंस्ट में जो है पॉलिटिकल पार्टी अगर उसे 15 दिन के अंदर जो है उसे पार्डन मतलब माफ नहीं करती है, तो उसकी जो है मेंबरशिप जो है उस हाउस मतलब या तो राज्यसभा या लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो है उसकी मेंबरशिप हटा दी जाएगी। ठीक है। वॉयलेट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द विप। विप मतलब क्या होता है हमने बात की थी, कोई भी ऐसा रिटन ऑर्डर। ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ओल्ड ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ओल्ड ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। फिर एक ओल्ड ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। सो अगर वो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है, तो उसको जो है विद इन 15 days अगर पार्टी पार्डन भी नहीं करती है, तो उसकी मेंबरशिप जो है वो रद्द कर दी जाएगी, हाउस की मेंबरशिप। सो ये जो है हमने एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की थी। अब है ना, इसमें जो हमने पॉइंट्स हैं इनको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ में जो पहला पॉइंट था ये था कि फर्स्ट तो इसको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर ऐड किया गया था, और ये है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए या एमपी के, और एमएलसी के भी है। इसमें जो है टू थर्ड सॉरी फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि एमपी और एमएलए जो है ये अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हैं आफ्टर इलेक्शन, तो इनकी मेंबरशिप जो है कैंसिल कर दी जाएगी। इसी में अगर एक एक्सेप्शन है वो ये है कि टू थर्ड लोग अगर कलेक्टिवली अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हैं तो वो जो है एक्सेप्टेबल है। फिर जो है इंडिपेंडेंट मेंबर कैन नॉट ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी बट ही कैन सपोर्ट। कोई भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता, बट वो है किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दे सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ हिज और हर नॉमिनेशन। अगर 6 months के बाद में ज्वाइन करता है तो जो है उसका नॉमिनेशन या फिर जो है हम कह सकते हैं मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। फिर जो है अगर कोई भी एमएलए या एमपी इंस्ट्रक्शन अपने जो है पॉलिटिकल पार्टी के विप के इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करता है, तो उसकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी। और अगर वो तब रद्द कर दी जाएगी जब वो विद इन 15 days उसको जो है पार्टी पार्डन नहीं करे, माफ ना करे, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब ये जो है जो मेंबरशिप जो कैंसिल की जाती है वो जो हाउस के चेयरमैन राज्यसभा और लोकसभा के अंदर सॉरी राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर चेयरमैन ये होंगे हमारे राज्यसभा, और यहाँ पर एलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और फिर दूसरा हाउस जो है हमारा लोकसभा, इसके अंदर स्पीकर और एलसी। लोकसभा और एलसी। सो राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर तो जो है ये मेंबरशिप कैंसिल जो है चेयरमैन द्वारा की जाएगी, और लोकसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है ये स्पीकर द्वारा की जाएगी। डिसीजन जो लिया जाएगा इसके द्वारा लिया, इन दोनों के द्वारा लिया जाएगा। ये बात हो गई। इसके अंदर जो है ये आप चीजें कोर्ट में भी चैलेंज की जा सकती है, कैन बी
चैलेंज्ड इन कोर्ट, अगर किसी को निकाला है तो वो कोर्ट में जाके इस चीज को चैलेंज कर सकते। सो ये हो गया हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर इसके बाद में जो है 11th शेड्यूल, जो बात करता है पावर्स, ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। पंचायत की बात करता है। पंचायत के अगर हम इसमें जो है सब्जेक्ट्स की बात करें, 11th के अंदर है 29 सब्जेक्ट्स। और फिर इसके बाद में जो है 12th शेड्यूल, ये बात करता है पावर्स, ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। और जो म्यूनिसिपैलिटीज के सब्जेक्ट्स हैं वो है 18 सब्जेक्ट्स। म्यूनिसिपैलिटीज को हम जो बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज भी, अर्बन लोकल बॉडीज भी बोल सकते हैं इनको। सो ये जो है शेड्यूल्स। अब इसके अंदर जो लास्ट के हमने 4 शेड्यूल बात की, इनकी जो है हम जो डेट्स हैं वो याद कर लेते हैं, जिस सॉरी जो अमेंडमेंट्स है जिनके द्वारा जो है इनको ऐड किया गया। जो फर्स्ट है हमारा वो है 9th शेड्यूल। इसको जो ऐड किया गया वो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। फिर इसके बाद में जो 10th शेड्यूल है उसको जो है ऐड किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। फिर जो अगर हम अगला बात करें 11th शेड्यूल है, इसको ऐड किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। और जो हमारा लास्ट 12th शेड्यूल है इसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1992। बाद में इनमें जो है इम्प्लीमेंट करके 1993 में चेंजेस भी किए थे। सो ये हमने बात कर ली शेड्यूल्स की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमने शेड्यूल्स की बात की थी, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए थे। यहाँ पर 10 शेड्यूल थे, हमने इनमें से 8 लिए। बाद में हमने जो है कुछ अमेंडमेंट्स करके 12 शेड्यूल बना दिए। फर्स्ट शेड्यूल जो हमारी बात करता है वो नेम एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट्स और एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, जिसमें हमारे 28 स्टेट्स हैं और 18 यूटीज का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और उनका नाम के बारे में है। सेकंड शेड्यूल है वो है, ये कहता है कि एक्सपेंसेस, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, एमोल्यूमेंट्स चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड जैसे हमारे इंडिया के 3 फंड्स होते हैं, कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड और जो है पब्लिक अकाउंट्स फंड। तो जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इसके अंदर जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, जितना भी टैक्सेस से और ये आया हुआ होता है, इसे हम कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। तो इसमें से जो एक्सपेंसेस हैं उनके बारे में है, जिसमें सेंटर में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट के जज और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। स्टेट के अंदर हमारे गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, और जो हमारे 6 स्टेट्स हैं जिसके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और जजेस ऑफ हाई कोर्ट। फिर ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात की गई थी। सेंटर के अंदर जो है एमपी कैंडिडेट्स जो, और फिर उसके बाद में जो एमपी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो है ओथ। फिर जो स्टेट के अंदर जिनकी ओथ की बात है वो है एमएलए या फिर एमएलसी कैंडिडेट्स। फिर एमएलएज और एमएलसीज, अगर कुछ 6 स्टेट्स के अंदर एमएलसीज हैं तो वहां पर एमएलसीज की जो ओथ एंड अफर्मेशन है इसके अंदर लिखी हुई है थर्ड शेड्यूल के अंदर। फिर है स्टेट मिनिस्टर्स और जजेस ऑफ हाई कोर्ट। फोर्थ शेड्यूल जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो राज्यसभा के अंदर सीट्स की एलोकेशन, उसके बारे में इसका हमने एक शॉर्टकट बनाया था, टीयर मतलब टेरिटोरियल। और फिर जो फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बताती है, फिर ई एक्सपेंसेस जो सेकंड शेड्यूल, और ए अलाउंसेस अफर्मेशन जो हमारा थर्ड शेड्यूल है, और आर जो राज्यसभा से रिलेटेड है वो हमारा फोर्थ शेड्यूल है। फिफ्थ शेड्यूल जो है प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
सिक्स्थ शेड्यूल जो कहता है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तामीमी, आसाम गई। सो ये जो है शॉर्टकट है। सेवेंथ शेड्यूल है, ये हमारी लिस्ट के बारे में बात करता है। 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट है उनके बारे में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जब बनी थी तब इसके अंदर 97 सब्जेक्ट्स थे। फिर स्टेट लिस्ट के अंदर जब बनी थी 66 थे, कंकरेंट के अंदर 47 थे। और बाद में जब एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, यूनियन लिस्ट के अंदर 98 है, स्टेट लिस्ट के अंदर 59 है और कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52 है। 5 सब्जेक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके अंदर ऐड किए गए थे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, जिसमें फर्स्ट था फॉरेस्ट, सेकंड वाइल्ड लाइफ, थर्ड मेजरमेंट यूनिट्स, फोर्थ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिफ्थ जो है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। फिर 8 शेड्यूल हमारी 22 भाषाओं के बारे में बात करता है। ये 22 भाषाओं की जो पीडीएफ है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इन 22 भाषाओं से पहले हमारे पास जो है 14 भाषाएं हुआ करती थी। बाद में कुछ अमेंडमेंट्स के साथ जो है 8 नई लैंग्वेजेस को ऐड किया, जिसमें जो पहली थी वो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 को सिंधी ऐड हुई थी। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड हुई थी। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 को बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली ये 4 भाषाएं ऐड हुई थी। उसके बाद में हमारी जो है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई। 9th शेड्यूल है, इसमें जो है प्रोटेक्शन टू द पार्लियामेंट्री एक्ट्स फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, acts and regulation of the state legislature dealing with the land reforms and abolition of the zamindari system and of the parliament dealing with the other matters are included in this scheme. Acts included in this scheme in this schedule इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है। इसके अंदर जो भी एक्ट्स डाले गए उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। बाद में कियोतो होलोन केस आया 2007 में, जिसने कहा केशवानंद भारती के केस के बाद में जितने भी केसेस इस 9th शेड्यूल के अंदर डाले गए हैं एक्ट्स और वो सारे, तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। और ये जो 9th शेड्यूल है इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा ऐड किया गया था। फिर जो है हमारा 10th शेड्यूल जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा ऐड किया गया था। और इसके अंदर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। इसके तहत इसमें कुछ प्रोविजंस डाले गए थे जिनके अंडर में जो है एमएलए और एमपीज की जो है डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जाती है। एमपी और एमएलए के अंदर जो है अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के बाद में चेंज करता है तो उसकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर 2/3 लोग अपनी पार्टी कलेक्टिवली चेंज करते हैं तो उनको जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इंडिपेंडेंट मेंबर कैन नॉट ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन, तो बट ही कैन सपोर्ट। जो इंडिपेंडेंट मेंबर होता है ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता लेकिन अपना समर्थन दिखा सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ हिज और नॉमिनेशन। फिर जो है कोई भी एमएलए या एमपी अगर वो वायलेट करता है अपने विप के इंस्ट्रक्शंस को जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा दिए गए, तो अगर विद इन 15 दिनों के अंदर उसे माफ नहीं किया जाता पॉलिटिकल पार्टी द्वारा तो उसकी जो मेंबरशिप है उसको रद्द किया जाएगा। विप जो है एक ओल्ड ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसका जो सिंपल सा मीनिंग होता है कोई भी रिटन ऑर्डर जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने इशू किया होता है अपने मेंबर्स को रिगार्डिंग एनी वोट, चेयरमैन इसके अंदर जो है जो डिसीजन फाइनल डिसीजन लिया जाता है वो चेयरमैन राज्यसभा और लोकसभा के राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और स्पीकर के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वो लेजिस्लेटिव लोकसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर लिया जाता है और ये कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, चैलेंजेबल इन द कोर्ट। 11th शेड्यूल जो है ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को, और इसके अंदर जो है पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत की बात की जाती है जिसमें 29 सब्जेक्ट है। और फिर जो है 12th शेड्यूल ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को, जिसमें पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटी की बात की जाती है। 18 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर और इसे जो है अर्बन लोकल बॉडीज भी कहा जाता है। सो ये जो सेशन है आपका कंप्लीट हो गया। सो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने इसे पूरी देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये आपके लिए रियली बहुत हेल्प करेगी जो भी क्वेश्चंस प्रियम्बल और शेड्यूल से बनेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर कर दो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।
यार मैंने खुद ने एग्जाम दिया है और क्वालिफाई किया है, सो आई फाउंड दैट मुझे ये कोर्स फ्री में शुरू करना चाहिए और मैंने ये स्टार्ट किया। बस इसमें जो है आपके सपोर्ट की नीड है। सो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना जो है पढ़ाने में जो इंटरेस्ट आएगा। सो डू सपोर्ट पाथ टू अकेडमी 01 जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम अकाउंट है जो path.2.academy को ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू एंड जय हिंद। खत्म। टाटा। गुड बाय। थैंक यू।